take lecture on polity. We will start the full call for yes. We will start with the historical underpinnings. I hope you are aware about this topic. आप इससे अवगत होंगे कि historical underpinnings ये है जो हमारी पॉलिटी जो भी हमारी पॉलिटी बुक है, जो भी हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, इसमें अहम भूमिका निभाती है। इसके आधार पर ही हम आगे देखेंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट्स में अकाउंटेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस, इन सब का कॉन्सेप्ट कैसे है। स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग स्टार्ट्स होती है अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। ये यूरोप का पार्ट थी, आप भी जानते हैं। यूरोप उस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटिश लंदन हो, या कोई भी यूरोप की कंट्री हो। और जो हमारा इंडिया है उस समय क्या सोने की चिड़िया कहलाता था, गोल्डन स्पैरो। तो जो यहाँ के एलिट क्लास के लोग थे यूरोप के, जिन्हें हम कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के नाम से भी जानते हैं, आगे देखेंगे। प्रोप्राइटर्स, उन्होंने क्या किया कि एक स्पॉन्सर ट्रेड के रूप में व्यापारियों को दूसरे देशों में भेजना शुरू किया ताकि वो क्या इकट्ठा कर सके, रिसोर्सेज को। उन्हीं में से एक था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका दायित्व था कि वो दुनिया भर में घूमे और रिसोर्सेज का पता लगाए, क्योंकि उस समय यूरोप क्या था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तो आगे देखते हैं कि ये कैसे एक ट्रेडर्स के रूप में आए, ये इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे, और कैसे उन्होंने एक रूलर का रूप अपनाया। टॉपिक यहाँ देखते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, जो वहाँ के समृद्ध लोग थे, उनके द्वारा, वो कौन थे, ऑनर थे, उनके द्वारा क्या भेजे गए, जो भी व्यापारी है इंडिया में भेजे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया विद द चार्टर एक्ट। इट्स कॉल्ड मोनोपोली। मोनोपोली मींस एक्सक्लूसिव राइट्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनको क्या एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए व्यापार करने के, कि जो इंडिया का कॉन्टिनेंट है उसमें कोई भी ब्रिटिश यूरोप की कंट्री पार्ट नहीं लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के। तो उनको पूरी मोनोपोली दे दी गई इंडियन कॉन्टिनेंट की। तो इसलिए किसके द्वारा, चार्टर के द्वारा, रॉयल चार्टर था, क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया। तो यहाँ समझाया गया है इम्पीरियलिज्म, जो भी इम्पीरियलिज्म वाज अ पॉलिसी, इट इज अ स्टेट पॉलिसी थी। ये आए थे ट्रेडर्स के लिए, लेकिन इनके पास कैसे लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स थे, ये अपनी सेना रख सकते थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये व्यापार करने के मकसद से आए, बल्कि ये पॉलिसी थी इनकी पूरी, कि इनको पूरी लीगल जो सेवा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाएगी, और जो भी पॉलिटिकल है, जैसे हम उनकी सेना मान सकते हैं, जो भी रिसोर्सेस लगेंगे उनमें, ये पॉलिटिकल पावर के बिना मुमकिन नहीं था। तो ये भी देखते हैं। तो किन किन फैक्टर ने
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी हेल्प की। फर्स्ट था बैटल ऑफ करनाल, जो नादिर शाह का अटैक था। उसने क्या करा, जब 1739 में, फरवरी 1739 में जब अटैक करा, तो ये भारी मात्रा में इसने क्या करी, लूट, दिल्ली को एकदम बंजर सा करके चला गया था। तो पहला कारण तो ये भी था कि दिल्ली को एकदम कमजोर बना दिया गया, दिल्ली सल्तनत को, जहां मुगल एम्पायर था मोहम्मद शाह उसको। अब नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर, और सेकंड और बैटल ले लेते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। इसको हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जो 1757 में हुआ था। ये भी एक मुख्य कारण था जिसने अंग्रेजों को क्या करा, भरोसा दिलाया कि हम भी कंट्रोल करने के, मतलब जो कंट्रोल कर सकते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट को। वो क्या, उनको ये कॉन्फिडेंस कौन से बैटल से आया, बैटल ऑफ प्लासी। ये हम जब हिस्ट्री क्लास लेंगे तब जानेंगे। और सेकंड था फर्स्ट बैटल ऑफ करनाल, सेकंड बैटल ऑफ प्लासी, एंड थर्ड वन इज बैटल ऑफ बक्सर, जिसने क्या दिया, दीवानी राइट्स, टैक्स कलेक्शन राइट्स। ये हम देखेंगे कौन से 3 सिटीज थी जिनके दीवानी राइट्स उस समय मिले। तो ये 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, गेट्स दीवानी राइट्स, जिसे हम टैक्स कलेक्शन राइट्स भी कहते हैं। तो उसने वैधता लाई। अब देखते हैं हम इसे लेजिटिमेसी रूप में क्यों देखते हैं। जैसे जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने जबरदस्ती रॉयल चार्टर के ब्याह पे आए थे, जो पूरी मोनोपोली देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, मोनोपोली, एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने का। तो इन्होंने क्या, इसके ब्याह पे जो इसके कंपनी के लोग थे, चाहे जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गया, उस समय का वो सबसे अमीर आदमी हो गया था, इतना फायदा उठाया उन्होंने कंपनी से। और उसके जो भी व्यापारी थे, छोटे मोटे कर्मचारी, वो भी प्राइवेट ट्रेड करने के लिहाज से इंडिया को एक्सप्लॉइट करने लगे। सस्ते दामों में चीज़ें, मसाले, जो भी पदार्थ है, जो भी रिसोर्सेज, संसाधन है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे, सस्ते दामों में खरीद के महंगे दामों में एक्सपोर्ट करने लगे। तो उनके जो कर्मचारी थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गए और भी, तो वो तो अमीर हो रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, घाटे में जा रहा था, क्योंकि ज़्यादा फायदा किन्हें हो रहा था, इनके कर्मचारी को। और ऊपर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन पे एक धब्बा भी लग रहा था कि ये इंडिया में जाके लूट कर रहे हैं, लोगों को परेशान, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इनका नाम भी खराब हो रहा था, कहाँ पे, ब्रिटिश में, इंग्लैंड में। तो इसी लूट, इसी बदनामी को हटाने के लिए कौन आया, 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसने कारगर साबित किया। क्यों, क्योंकि उसने दे दिए टैक्स कलेक्शन राइट्स। टैक्स कलेक्शन राइट्स से इन्हें क्या मिल गया, जिसे हम दीवानी राइट्स भी कहते हैं, लेजिटिमेसी, एक वैधता मिल गई, लेजिटिमेसी, जिससे कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता था कि आप गैर कानूनी तरीके से पैसे हथिया रहे हैं, या रिसोर्सेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको वैधानिक रूप से अधिकार मिल गए थे, जो टैक्स कलेक्शन के। तो उन पे जो उनकी जो सामाजिक जो भी रिस्पेक्ट है, वो उसको बरकरार करने में कारगर साबित हुआ। कौन, बैटल ऑफ बक्सर से टैक्स कलेक्शन राइट मिलने के कारण। देखते हैं वाई चार्टर एक्ट केम। अब देखते हैं हम चार्टर एक्ट आया क्यों। जैसे कि हम जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव विश्व का उस समय सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया था, और इसके कर्मचारी भी प्राइवेट ट्रेड करते थे, उससे मुनाफा कमाते थे। पर जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो या ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो, वो क्या थी, वो लॉस में जा रही थी।
इस पर करीबन 1 मिलियन पाउंड का डेब्ट जो लोन था वो हो गया था कंपनी पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो एकदम डूबने के कगार पे आ गई थी। और इसमें पैसा किसका लगा था? ब्रिटिशर्स में, जो ब्रिटिश में लोग रह रहे थे, समृद्ध लोग, जो भी शक्तिशाली लोग हैं, जो भी पॉलिटिकली, जिसे हम कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के नाम से भी जानते हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो अभी हमने समझा, उसके पैसे लगे हुए थे। तो इनको मुनाफा नहीं हो रहा था, मुनाफा हो रहा था कंपनी के कर्मचारियों को। तो इसी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में जाने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने लास्ट में जाके हेल्प मांगी ब्रिटिश के गवर्नमेंट से कि हम डेब्ट में है ऐसे ऐसे। तो ब्रिटिशर्स के जो गवर्नमेंट या क्राउन ने कहा कि हम आपके लोन को तो माफ़ कर देंगे, लेकिन हमें चाहिए उस पर पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की छूट, ताकि जो उनकी पैसे हैं उसके बदले क्विड प्रो क्यो टाइप का, कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो आपको उसके बदले में हमें कुछ अधिकार देने होंगे। तो इसे क्विड प्रो क्यो भी कहते हैं, क्विड प्रो क्यो, गिव एंड टेक। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ये बहुत ही पॉलिटी में यूज होने वाला वर्ड है, गिव एंड टेक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा, तो इसी के कारण चार्टर एक्ट आया। ये हर 20 ईयर्स में रिन्यू किया जाता था। अभी आगे हम पढ़ेंगे। टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये क्यों आया? ताकि हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको सही तरीके से बना सके और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अब आगे देखते हैं, हाउ विल दे रेगुलेट द कंपनी। और वो कंपनी को रेगुलेट कैसे करेंगे? बाय रिवाइजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन बाय द चार्टर एक्ट इन कितने सालों में? 20 सालों में, इन एवरी 20 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि क्यों आया चार्टर एक्ट इंडिया में और कैसे वो रेगुलेट करेंगे, कौन कौन? गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कैसे करेंगे? द गवर्नमेंट विल रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी बाय रिवाइजिंग द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द चार्टर एक्ट। जो भी चार्टर एक्ट लाएंगे उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन और रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें इस प्रकार से लाएंगे ताकि कंपनी को मुनाफा हो। तो अभी हम देखते हैं कि जो 1773 में जो पहला चार्टर एक्ट लाया उसमें क्या प्रावधान दिए गए जिससे कंपनी को मुनाफा हो, ना कि उनके कर्मचारियों को। अब देखते हैं थ्री जोन्स ऑफ पावर। अभी हम एक और चीज इसमें जानना बाकी है कि जैसे उस समय जो इंडिया था वो डिसेंट्रलाइज था। यहाँ पे बॉम्बे, बॉम्बे, मद्रास, क्या था, 3 जोन्स ऑफ पावर थे यहाँ पे। कौन थे? बॉम्बे और मद्रास। यहाँ पे कोलकाता, जिसे आज कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ बॉम्बे जिसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। तो 3 जोन्स ऑफ पावर थी उस समय। और ये पावर यहाँ पे जो भी गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, इसके हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे तो उसकी कोई चिंता नहीं करे। तो हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल थे तीनों के अलग अलग थे। जो प्रेसिडेंसी थी वो कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। और जो इनके गवर्नर थे उनके हर एक के एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर अलग अलग थे। ये बात ध्यान में रखने की है, जो हर एक की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर क्या थी? अलग अलग थे।
तो इसी को हम कहते हैं, कैसी गवर्नेंस कहते हैं, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस कहते हैं, कि जो पावर का बंटवारा किया गया हो, डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम देखते हैं कैसे जो हमारी जो गवर्नेंस थी वो डिसेंट्रलाइज थी, वो कैसे बाद में सेंट्रलाइज हो गई, आगे हम देखते हैं। दिस मोड ऑफ गवर्नेंस विल कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज। उस मोड ऑफ गवर्नेंस को क्या कहते हैं, जो जो प्रेसिडेंसी थी और उनके गवर्नर जनरल की पावर क्या अलग अलग थी, एग्जीक्यूटिव पावर अलग थी और लेजिस्लेटिव पावर अलग थी। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर एंड बॉम्बे मद्रास स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये भी आपके नोट्स में दिया गया है, हम देखते हैं किसका क्या तात्पर्य है। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव मींस लॉ इम्प्लीमेंट करने की पावर थी, लॉ लागू करने की, इम्प्लीमेंट, और जो लॉ मेकिंग पावर थी वो अलग अलग थी 1773 से पहले। अब देखते हैं कि 1773 में क्या प्रावधान लाए गए जिससे ये पावर को सेंट्रलाइज किया गया। तो जो बॉम्बे ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे है और गवर्नर ऑफ मद्रास है, इन सब की पावर को, जो लेजिस्लेटिव पावर थी, यहाँ पे बात याद रखने की आवश्यकता है, कौन सी पावर, ओनली लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर थी, वो किसके पास जाने लगी, बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की पावर स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स गवर्नर ऑफ कलकत्ता। गई नहीं थी, स्टार्टेड गोइंग, स्टार्ट ही हुई थी, पूरी तरीके से नहीं गई थी। ये पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं, इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं और उसी से हमने क्या स्टार्ट किया, सेंट्रलाइजेशन। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, कौन सी पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। हमने देखा कि कैसे जो गवर्नर जनरल थे उन सबकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर अलग थी, पर जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो कहाँ, किसके पास जाने लगे, गवर्नर ऑफ बंगाल के पास। कौन, किसकी किसकी, बॉम्बे और मद्रास की। देखते हैं आगे। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसके द्वारा ये स्टेप लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो भी वहाँ की लॉ मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उनके द्वारा। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये तो अभी हमने समझा है कि जो भी कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए किसके अफेयर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, कहाँ पर, इंडिया में। फर्स्ट स्टेप था ये, पहला स्टेप, ये याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ था, कौन सा फर्स्ट स्टेप था किस रेगुलेटिंग एक्ट में। It designated the governor of Bengal as the governor general of बंगाल। इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या डेजिग्नेशन दे दी, इसमें एक वर्ड यूज कर दिया गया, गवर्नर जनरल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे क्या कहा गया, आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये वर्ड यूज कर दिया गया, जनरल। और इसमें और क्या प्रावधान किया गया, वॉरेन हेस्टिंग। कौन था हमारा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग थे। ये आपको याद रखनी है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इससे। 1773 टू 1785 के करीब रहे थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज एस्टैब्लिश। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था किसके लिए, गवर्नर जनरल के लिए, 4 मेंबर्स की थी, वो स्थापित की गई ताकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या सहायता मिल सके।
देयर वाज नो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे कोई भी सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी। किसमें नहीं थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी। ये सब पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है। अब देखते हैं, इट सबऑर्डिनेट द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपको पता ही है कि जैसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की पावर कहाँ जाने लगी थी? स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स बंगाल। तो जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे वो किसके सबऑर्डिनेट हो गए थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इस सेंटेंस में ये समझाया गया है। अब देखते हैं इसके और क्या प्रावधान थे। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा क्या स्थापित किया गया था? फोर्ट विलियम में, जो कलकत्ता में था, एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था एज द एपेक्स कोर्ट इन 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर? फोर्ट विलियम, कलकत्ता में। कब स्थापित किया गया? 1774 में। ये डेट याद रखने की आवश्यकता है कि कब स्थापित किया गया? 1774 में। और कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब देखते हैं, इट प्रोवाइडेड, अब यही कारण था कि जो कंपनी थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लॉस में थी और उसके कर्मचारी प्रॉफिट में थे। तो इस एक्ट के द्वारा एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इट प्रोवाइडेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के कर्मचारी थे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते थे अब, और कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते थे लोगों के द्वारा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। या फिर कोई भी ब्राइब या फिर गिफ्ट के तौर पर नहीं ले सकते थे जो वहाँ के मूल निवासी थे हमारे इंडिया के। अब देखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी शुड रिपोर्टेड टू इट्स रेवेन्यू। अब देखते हैं, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये किसको रिपोर्ट करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि इंडिया में क्या चल रहा है, इनके रेवेन्यू क्या है, सिक्योरिटी, ये सब ये किसको रिपोर्ट करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे। अब देखते हैं, ये सारे प्रावधान है, ये आपको एकदम मगअप करने की जरूरत है। अब देखते हैं थोड़ा और इसको रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या प्रावधान थे? फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज गवर्नमेंट इन इंडिया। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप लिया गया, जो भी 3 पार्टों में गवर्नमेंट थी, बॉम्बे, मद्रास कलकत्ता एंड मद्रास, इन दोनों की पावर क्या की गई? इनकी पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। पहला स्टेप लिया गया इस समय, फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज गवर्नेंस इन इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो पहले कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग, 1774 से 1785 के बीच में रहे, तक रहे, मतलब 85 तक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो अभी जैसे समझाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। नॉट ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे उन पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का उन पर कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी पहले जो एलिट क्लास के लोग थे ब्रिटिश के, जो भी पॉलिटिकल कनेक्टर थे, वो पहले कंट्रोल करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, बट अब ये ऐसा नहीं था। अब ये जैसे समझाया गया कि अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गए थे, उसके प्रति जवाबदेह थे, आंसरेबल थे। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रावधान यहाँ से लाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये क्वेश्चन भी बनता है डायरेक्टली कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंस का जो डॉक्ट्राइन है वो कहाँ से लाया गया, कौन से एक्ट से? तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भी रेवेन्यू थे, सिक्योरिटी थे, वो उनको
किसको आंसरेबल थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताते थे इन सब के बारे में कि इंडिया में क्या चल रहा है। अब इसके बाद क्या देखा गया कि 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसके द्वारा वो अपॉइंट की गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे कलकत्ता काउंसिल या फिर काउंसिल ऑफ 4 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये सारे मेन पॉइंट है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के। अब देखते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एग्जीक्यूटिव इन नेचर बट दे आल्सो परफॉर्म्ड। अब देखते हैं, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो बनाई गई वो कैसी थी? एग्जीक्यूटिव, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करने के उद्देश्य से नहीं थी। दे आल्सो परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शन, वो लॉ मेकिंग के कार्य भी करती थी। जैसे आज की हमारी पार्लियामेंट है, वो लेजिस्लेटिव के साथ ही एग्जीक्यूटिव भी है। तो इसमें देख सकते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी इज चेंज्ड इनटू लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, यही समझाया गया है यहाँ पर कि उस टाइम क्या थी? एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी, पर अब क्या है? लेजिस्लेटिव। जो भी हमारे लोकसभा के मेंबर है वो ज़्यादा शक्तिशाली है इन कंपैरिजन टू एग्जीक्यूटिव। इट इज क्लियरली विजिबल। अब क्वेश्चन कर लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कौन कौन से प्रावधान इसमें दिए गए। तो इसमें पहला, हम यहाँ पे पॉइंट भी डाल सकते हैं, आपके लिए इजी होगा। आप यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस किया गया है या नहीं। वाइसरॉय ऑफ इंडिया किया गया है या नहीं। इसमें वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया है, ऐसी कोई पोस्ट बनाई गई है नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है या नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया है या नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुड ओनली डू प्राइवेट ट्रेड, क्या ऐसा कोई प्रावधान था? आप देख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस किया गया है या नहीं? तो ये पूरी तरीके से नहीं किया गया, तो स्टार्टेड गोइंग था, तो इसको हम रॉन्ग मान सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से नहीं हुआ था। पूरी तरीके से कौन से एक्ट में होगा, कौन से चार्टर एक्ट में होगा, आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखते हैं, वाइसरॉय ऑफ गवर्नर इंडिया जैसी कोई पोस्ट नहीं आई थी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में भी अभी रेगुलेटिंग एक्ट में कोई चर्चा नहीं हुई, तो इसको भी हम गलत ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यस, ये बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जिससे बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में। तो ये करेक्ट हो जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुड ओनली डू प्राइवेट ट्रेड्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कैसे कर सकते थे? प्राइवेट ट्रेड। यहाँ देखिए, एक कुड ओनली डू, तो ऐसा तो नहीं था कि, क्योंकि कंपनी प्राइवेट ट्रेड के कारण, कंपनी क्या थी? लॉस में होने के कारण उन्होंने सारे जो प्राइवेट ट्रेड थे और जो भी ब्राइब या गिफ्ट टाइप के थे वो नेटिव लोगों से लेना बंद करवा दिया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि कहाँ पर? फोर्ट विलियम में बनाया गया था, कलकत्ता के फोर्ट विलियम। कब बनाया गया था? 1773 और 1774 में। और कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और सर एलाया एमपी, एलाया एमपी, उसमें भी आपको ऑप्शन में भी दिया गया है, वाज द फर्स्ट जज, इसके जज थे। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अभी आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। 78
It is provided for the establishment of the Supreme Court at Calcutta. Is it correct or not? It created Executive Council of for Governor General of Bengal. आपको ऑप्शन पढ़ लीजिए. तो देखिए कि इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता फोर्ट विलियम, ये तो आगे हमने देखा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर. एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसको लिए बनाया गया? जो काउंसिल ऑफ 4 भी कहते हैं हमने अब पढ़ा, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा. अब इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अभी हमने पढ़ा कि कैसे हमने जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस थी उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई, तो उसमें गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को क्या किया गया? सबऑर्डिनेट करवा दिया गया. कौन से? गवर्नर जनरल के द्वारा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा. तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा. इट एस्टैब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल अफेयर्स. तो अभी हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में कुछ अभी पढ़ा नहीं है, ये आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट चार्टर एक्ट में. तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अभी कोई जिक्र नहीं हुआ. तो ऑप्शन 1, 2, 3, so option C will be our answer. I hope it is clear now. अब देखते हैं व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ, जैसे हमने व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एज स्टार्टेड बाय रेगुलेटिंग एक्ट. जो सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं ऑफ गवर्नेंस, इसको हमने पूरे क्रिस्प नोट में दिया है ताकि आप इसको सही से याद कर सकें और एक आंसर, अच्छा सा आंसर इसके द्वारा लिख सकें. चॉइस ऑफ वर्ड्स हो आपके पास. तो इसको अभी हमने समझाया भी कि जो भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे, जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर थी, वो किनके पास जाने लगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास. तो इसी को हमने सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस कहा, डिसेंट्रलाइज. तो देखते हैं इसका आंसर. इनिशियली पहले कैसा था? डिसेंट्रलाइज था. इन इंडिया 3 प्रेसिडेंसी वर एस्टैब्लिश. कितनी प्रेसिडेंसी एस्टैब्लिश थी? 3. कौन कौन सी? बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता. अंडर प्रेसिडेंसी कॉल गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल एंड काउंसिलर 4. ऑल द पावर्स वर लॉज्ड इनटू द गवर्नर इन काउंसिल. नथिंग कुड बी ट्रांसलेटेड विदाउट द मेजोरिटी. तो ये एक जो भी फैसले लेते थे, एक तीनों अपनी सलाह से लेते थे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले. तो जो भी लेना था होता था उन्हें, जो भी बड़े फैसले थे मुख्य तौर पर. लेकिन ये अपने जो राज्य थे, प्रेसिडेंसी थे, ये उनके अपने मालिक हुआ करते थे. उनके अंदर के जो भी फैसले लेने थे वो अपने एक दूसरे को से आज़ाद थे, इंडिपेंडेंट थे. दिस प्रेसिडेंसी वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के से क्या थे? इंडिपेंडेंट थे. एंड ईच ऑफ देम आर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट एट्स ऑन लिमिट. तो जो भी उनको अपने राज्य में फैसले लेने होते थे वो अपने जनता के हक, जो भी उनकी कल्याणकारी व्यवस्था थी, उनके कल्याण के लिए जो भी होता था वो अपने हित में ले सकते थे. उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता था किसी और प्रेसिडेंसी के द्वारा. अब देखते थे ये किसके लिए बस रिस्पॉन्सिबल थे, किसके प्रति आंसरेबल थे? कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे इंग्लैंड में, उसके द्वारा. अब देखते हैं उसको सेंट्रलाइज कैसे किया गया. तो अभी हमने पढ़ा कि ये अपने फैसले में क्या थे? एकदम निष्पक्ष और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे, किसी भी प्रेसिडेंसी के. जो ये 3 प्रेसिडेंसी थे वो सिर्फ किसके प्रति जवाबदेह थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, जो कि इंग्लैंड में बैठी थी. तो ये था डिसेंट्रलाइज्ड. इससे तात्पर्य अब देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन का क्या तात्पर्य है. द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता. ये भी हमने आज की क्लास में पढ़ा कि कैसे जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी उसके अंडर में कौन कौन से आ गए थे? प्रेसिडेंसी ऑफ
और बॉम्बे एंड मद्रास। और उसको गवर्नर ऑफ बंगाल को कौन सी उपाधि दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ऑफ फोर्ट विलियम, ही वाज आल्सो सर्व एज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। दिस गवर्नर जनरल वाज एब्सोल्यूट असिस्टेड बाय एन जनरल काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। इसके लिए 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, ये भी हमने पढ़ा आज। ये देखते हैं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम वाज क्रिएटेड 1773। कब बनाया गया? 1773 में ये ऑफिस बनाया गया। और कौन बना पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द मेंबर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, द मेंबर ऑफ द काउंसिल वर, जो बिफोर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके मेंबर कौन थे? गवर्नर जनरल, यहाँ पे बंगाल कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया फर्स्ट। अब देखते हैं कि जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उनके मेंबर के नाम क्या थे। जॉन क्लेवरिंग से एक बार बस ऊपर ऊपर से देख लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन बनता है इस पे, वैसे तो मुश्किल ही है। दिस मेंबर कुड बी रिमूव्ड ओनली बाय द ब्रिटिश मोनार्क। जो ये मेंबर किनके द्वारा हटाए जा सकते थे? जो भी ब्रिटिश में राजा या महारानी थे उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उनका रिप्रेजेंटेशन ये 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही मेंबर करते थे। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा नहीं हटाए जा सकते थे, ये समझाया गया है। ये आपको स्लाइड मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, वी विल प्रोवाइड द लिंक ऑल्सो। तो आगे देखते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही था। तो आई होप आपको क्लास सही लगी होगी, और हम आगे का लेक्चर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, जो भी पहले हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ख़त्म करेंगे, चार्टर एक्ट, और जो भी आगे पॉलिटी में क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, ये सब लेक्चर उस पर आधारित होंगे। चलिए, अभी के लिए धन्यवाद।